हमारे एक दर्शक हैं सुशील जी, ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं कि सर 21,800 आ रहा है, तो इन्होंने तो 21,800 की बात कर दी है। टेक्निकली आपको भी दिख रहा है 21,800 आता हुआ? 21,800 के नीचे है फिर वो। पहले 22,000 में सी व्हाट आई एम सेइंग, 22,000 पर एक बार आ जाए और वहां तक आते आते कुछ हो जाए पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू कि ये हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज 22,000 पे ये नहीं रुक रहा है। फिर गिरावट वो 21,800 वाली नहीं है, ये फिर गिरावट दूसरी है, उसके बाद में फिर कभी बात करेंगे। बट अभी तो कम से कम इतना तो हो जाए कि 22,000 पे आके रुक जाए कम से कम। प्राइस भी और वॉर भी, सिचुएशन है नहीं बट देखते हैं। देखिए संदीप जी, जब बातचीत हमारी हो रही थी कि ये वॉर कितने हफ्ते चल सकती है, तो आपने मुझसे सवाल पूछा था और उस समय 5-6 दिन हुए थे, तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि ये मुद्दे बहुत ज्यादा लंबे, मतलब जो भी है हर किसी का अपना तर्क होता है। बट मैंने बोला था कि कम से कम 3 हफ्ते से 5 हफ्ते तो बेर मिनिमम है नेगोशिएशन आने तक। बाकी तो बात की बात है कि कितना खिंचेगा। एंड मार्च हो गया आज, ये इस साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जो हमको मिलने वाला। हाँ तो हाँ, पांचवा हो गया हफ्ता वो तो अभी। पांचवें हफ्ते में तो एंटर कर ही गए आज हम, ये जो वॉर है यस उसमें। यस यस यस। चलिए, आपने कहा ही था और 22,000 भी कहा था, तो 5 हफ्ते कहा था वो पूरे हुए, तो 22,000 भी पूरे होते हुए दिख ही रहे हैं। तो पहले 22,000 आ जाए फिर नए लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन 22,000 तो आता हुआ दिख ही रहा है। 22,000 में बचा ही क्या है, 450 पॉइंट बचे हैं। आप कहेंगे 450 पॉइंट कोई छोटी चीज़ होती है, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए ना तो एक दिन का मूवमेंट है। 450-500 पॉइंट तो आम बात है अब निफ्टी में एक दिन में गिरावट या फिर कोई मूव उसमें आना। तो उस हिसाब से 22,000 की तैयारी आप कर लीजिए। अब इतना बड़ा दिल आपने रखा है, ऊपर से हम गिरते आ रहे हैं अगर, तो फिर 500 पॉइंट और क्या, 450 पॉइंट और क्या, जो निफ्टी में हमें और देखनी है शायद गिरावट के रूप में। अब दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं ना मैम, उसमें सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है वो है दीप सिंह जी का। ये कह रहे हैं कि काइंडली टेल मी मीडियम टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ लुपिन। लुपिन उन्होंने 2300 रुपये पर ले रखा है। ब्लिस जीवीएस फार्मा इनका 221 रुपये पर लिया हुआ है। तो दो फार्मा नाम है इनके पास और तीसरा स्टॉक है E2E नेटवर्क्स का, जो कि 2110 रुपये की खरीद है। मीडियम टर्म के टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए इनको। और ल्यूपिन में आज इंट्राडे में मैंने सेल कराया है और 2335 का एक व्यू लेकर के। तो उस समय चल रहा था ये 2310 वगैरह के आसपास पे। तो अभी तो मैं ये देखूंगी, क्योंकि मैं अपने व्यू को तो बदल नहीं सकती अभी। तो अभी या तो स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर हम बाद में बात करें कि हाँ ठीक है इसमें ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं क्या। बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दैट व्यू कि अभी 2335 जो है मेरा स्टॉप लॉस है, जो इंट्राडे में आज ही मैंने कहीं पर डिस्कस किया है। बाकी अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो आपके लॉन्ग व्यू के लिए आपका स्टॉप लॉस 2285 होना चाहिए, जो इमीडिएट सपोर्ट इंट्राडे के तौर पर। या फिर आप इसको पुराना, जहां पर मतलब देयर आर कपल ऑफ रीजंस फॉर दिस। पुरानी बार जब वहां पर 20 दिन का मूविंग एवरेज एंड सो डिफरेंट थिंग्स। तो 2285 पर फिलहाल आप सपोर्ट के तौर पर अगर आप लॉन्ग हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर सेल ऑन राइज के व्यू के बेस पर 2235 का एसएल के साथ मैं वेट कर रही हूँ डाउन साइड के व्यू के लिए। अगर हिट हो जाएगा तो फिर व्यू को देखेंगे कि चेंज करना है या फिर दोबारा उसी व्यू के लिए एंट्री ढूंढनी है। ठीक है। ब्लिस जीवीएस 221 का लिया हुआ है। हाँ जी ब्लिस जीवीएस फार्मा 221 का लिया हुआ है मैम। जी। 221, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर हो सके आपसे तो 205 रुपए का एसएल मेंटेन करके ही पोजीशन होल्ड करें। फार्मा एक डिफेंसिव नेचर का सेक्टर कहलाता है जब ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस होती है। सो कंसिडरिंग दैट, और क्योंकि ये चल चुके हैं, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो कर लेना चाहिए। एक जो कोलेटरल डैमेज की जो बात होती है या ब्लैंकेट इफेक्ट, जो भी आपको समझ में आता है आपकी भाषा में, उसके असर में कई बार ना टूटने वाले स्टॉक्स भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग लगा करके रखिएगा, और जहां पर प्रॉफिट इस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहीं पर। तो इसीलिए फिलहाल आप 205 का एसएल रखो और 230 से लेकर के 245 की एक्सपेक्टेशन जरूर रख सकते हैं। अगर ठीक है। ब्रेकआउट होता है तो वापस से। ओके ओके। और तीसरा नाम है E2E नेटवर्क्स का, 2110 पे लिया हुआ है इन्होंने। E2E तो वीक हो चुका है कब से। कितने, 2100? 10, 2110। प्लीज निकल जाइए। 1800, 1750 आ रहा। अभी 2040, 2039.10 पर अभी चल रही है। ओके, मतलब तुरंत निकल जाए।
निकल जाइए, इसमें अभी जगह नहीं है, मतलब बाउंस वगैरह की भी कोई जगह नहीं है अभी। ठीक है, ओके, तो इसमें से आप तुरंत निकल जाइए, ये आपके लिए राय है E2E नेटवर्क्स में, क्योंकि ये 1750 या 1800 यहाँ तक आपको गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो फालतू में इसको होल्ड करके रखेंगे, आपका लॉस होगा। इससे अच्छा है कि जितना लॉस हो रहा है उसको लेकर आपको अभी ही तुरंत ही इसमें से निकल जाना चाहिए। मतलब तुरंत, मतलब तुरंत, थोड़ा बाउंस बैक के लिए भी वेट ना करें। निकल जाइए, नहीं जरूरत नहीं है, आएगा नहीं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा जो नैन्सी जी का सवाल हमें मिला है। नैन्सी जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून विजय लक्ष्मी मैम, आप बॉटम बायर हो बट ये बेसमेंट लग रहा है। कह रही हैं आप क्या क्या बॉटम क्या बायर हो, क्या ये तो बेसमेंट लग रहा है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग एवरीवन, जब ब्रॉडर मार्केट वीक होती है तो उस समय आपके रिवर्सल फेलियर, यही वो मार्केट है जहां पर जब बॉटम बाइंग की जो स्ट्रेटेजी जब आप प्ले करते हैं वो इसी मार्केट में ज्यादा फेल होती है। तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिटिंग रेट ज्यादा होता है, बट परसेंटेज ऑफ लॉस इज वेज लेस। तो आपका इसमें एज क्या है, आपका एज ये है कि अगर कहीं पर भी आप रिवर्सल प्ले कर रहे हैं, जस्ट टेक योर स्टॉप लॉस एंड गेट रेडी। या तो आपको बेटर बाइंग मिलेगी या फिर बेटर आपको दूसरे कोई स्टॉक मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी में फंसे रह गए, लेट मी टेल यू, एक पूरी नई वेव बनती है फिर गिरावट वाली, तो उसमें कभी फंसना नहीं। और क्योंकि वो फिर परसेंटेज वाइज बहुत पेनफुल होती है, मतलब वो बड़ा लॉस होता है फिर। तो हमेशा जब भी आप कभी भी रिवर्सल ट्रेड्स कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस फॉलो करने की जो आदत है वही आपका एज है, क्योंकि परसेंटेज तो वहां से अमूमन ज्यादा ही गेन मिलता है। तो वो आपका, मतलब वो आपके लिए एक बेटर चीज बन गई। तो इस बेसमेंट में फिलहाल कुछ खरीदा हूं मैं। नहीं, ये वही सवाल इनका वही था। उस बेसमेंट में ना इन्होंने 4-5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, पूछ रही हैं आपसे कि क्या सही है इनका आंकलन। ये हैप्पीएस्ट माइंड्स है, एक एनरिन है, ENRIN, एनरिन, तीसरा कॉनकॉर। ये कह रही कि मैं इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे एंट्री लेनी है तो क्या मैं सही सोच रही हूँ? स्टॉक ठीक है आपके रडार पर, बट टाइमिंग ठीक नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, 22,000 निफ्टी को आने दो, वो आ रहा है। देखिए ये सारे स्टॉक्स कौन से हैं, या तो स्मॉल कैप है या मिड कैप है या फिर हाई बीटा वाले स्टॉक्स है। तो अगर आपका निफ्टी टूटना है 2%, 3%, वट एवर, तो ये स्टॉक्स आपकी कोई तो 5% टूटेगा, कोई 10% टूट जाएगा। तो इसीलिए लेट द प्राइस कम, ताकि आपकी बाइंग एंट्री अच्छी हो। आपका एंट्री अच्छी होगी तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपकी एंट्री अच्छी नहीं हो तो फिर आपको वही लेने के बाद लेने के देने पड़ेगा। एक मीम चलता है ना मोदी जी का, तो ओके, तो वो वाली बात हो जाएगी फिर कि लेते ही नुकसान दिखेगा, जब आपको दिख ही रहा है एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट ब्रॉडर मार्केट का कि 22,000 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो मतलब अभी रुक जाएं, वेट कर लें, 22,000 आए उसके बाद भी रिव्यू करें, उस समय भी ले ना लें? उस समय ले सकते हैं, अच्छा। ये अच्छे स्टॉक रहेंगे, उस समय ले सकते हैं। अभी सिर्फ आइडिया इतना ही है कि कौन सा स्टॉक 5% गिरेगा या कौन सा 10%, आपको वो देखना है। और गिरेंगे ये स्टॉक्स अभी थोड़े थोड़े और। ठीक है, 22,000 जब लेवल आ जाएगा तो यहाँ से अच्छी खासी गिरावट और हो ही जाएगी, क्योंकि 500 पॉइंट अगर निफ्टी यहाँ से निकलेगा तो आपके स्टॉक्स पर भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो उस समय आप इन तीनों स्टॉक, नैन्सी जी, जिनको आप कंसीडर कर रही हैं या फिर ऑब्जर्व कर रही हैं, उनको आप खरीद सकती हैं, ऐसा हमें VLA मैम बता रही हैं। एक आइनॉक्स विंड को लेकर बड़े सवाल आते हैं। ये नीले खेदर जी हैं, ये कह रहे हैं कि आइनॉक्स विंड पे अंशुल जी बेरिश हैं और मैम बुलिश हैं, अब इसमें क्या किया जाए? अब जिसके साथ आप कंफर्टेबल है आप उसको सुनो, तो इसमें तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। इट्स योर कॉल। इस पे व्यू बता दीजिए एक बार, आइनॉक्स विंड पे अभी करना क्या है? आपका व्यू इंटैक्ट है अभी भी खरीदारी का? मैं इसमें लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज देखती हूँ, तो हमेशा बार बार मेरा कहना यही है, आप इसमें ट्रेड करने से बचिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, उतना है रखो पोर्टफोलियो में जिसको आप आराम से हैंडल कर सके, होल्ड कर सके। क्योंकि ये तुरंत पैसा बना के देने वाला काउंटर अब नहीं है, ये आपसे समय की डिमांड कर रहा है। लॉजिक में कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। करंट प्राइस पर खरीदने की जरूरत है, अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको शॉर्ट टर्म वाला देखना है तो वो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉप लॉस यहाँ पर 68 रुपीज का है, और 67.69 अभी चल रहा है। 68 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेस पर। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं और कंफर्टेबल है तो इसमें आप अटेम्प्ट करें। बाकी रही बात कि ये काउंटर, एज आई सेड, दिस इज समथिंग यू शुड एक्यूमुलेट एट अ लोअर प्राइस एज मच एज यू कैन, बट नॉट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो। वेटेज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है
क्योंकि अगर आप कितने ही अच्छे काउंटर पे क्यों ना हो, मान लीजिए कि आप, मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि लोगों को ये गलती ना करें लोग। आइनॉक्स विन का मान लीजिए आप अपने पोर्टफोलियो में 20% रख लेते हैं, और अगर यही स्टॉक अगर आपका 5% टूट जाता है तो आपके पोर्टफोलियो की हालत खराब करता है, एवरेज रिटर्न्स जिसको बोलते हैं वो खराब करता है। जबकि इसमें उतनी पोटेंशियल है कि ये 10% कभी भी गिर भी सकता है और 10% कभी भी चढ़ भी सकता है। सो दैट वोलेटाइल दिस स्टॉक इज बाय नेचर। तो फिलहाल के लिए बाय है, 68 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेस पर, 90 रुपए से लेकर के टारगेट फिर बड़े हैं, मतलब 90 रुपए इज द फर्स्ट टारगेट फॉर स्विंग ट्रेडर्स। 90 रुपये पहला और बाद में 115। 115, ओके ठीक है। तो आपने तो पहले भी मुझे याद है कहा ही था कि इसमें बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे खरीदें और लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 68 रुपये का होगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अपने पोर्टफोलियो में इसमें 5% से ज़्यादा आप एक्सपोजर मत लीजिए, या फिर आपके पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपये हैं तो 5 रुपये से ज़्यादा आइनॉक्स विंड में ना लगाइए, वो भी धीरे धीरे गिरावट पर लगाइए। और 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखें और लंबी अवधि का व्यू बनाकर चलेंगे तो जाकर इसमें पैसा आपको बनता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा, उसकी गुंजाइश यहाँ पे कम नज़र आती है। प्रीति अग्रवाल जी कह रही हैं कि मैम आपने निफ्टी की एक कॉल दी थी, उसमें क्या करना चाहिए अभी? 22,600 की कॉल दी थी, कह रही थोड़ा हेल्प कर दीजिए। निफ्टी का आप ही क्या मतलब, मनी 9 के शो पर ही है वो, और उसका 15 रुपए कैंसिल दिया है। रुक जाइए 1 मिनट, हो गया होगा, ठीक है 1 सेकेंड। अलर्ट तो आया नहीं है, अलर्ट आया नहीं क्योंकि लागू हुआ नहीं है अभी। 15 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 17 रुपए चल रहा है, प्लीज निकल जाइएगा अगर ये तोड़ ही देगा उसको, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी ने दे दिया है। इंट्राडे की भी जो गुंजाइश थी, मैंने आपको बोला था ना कि गुंजाइश है कि 100 पॉइंट सिर्फ एक वो चल जाए, तो 100 पॉइंट के चलते वो 60 रुपए से 60 से 65 की रेंज में खरीदा गया था। 85 गया, 95 वाज 90 वाज आवर टारगेट, तो रह गया, अब रह गया तो वो डूब गया, ऐसा हो गया वो। तो फिलहाल के लिए अब 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसी को मेंटेन करिए, एंड हिट हो जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा, अभी तो हिट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इस बीच मार्केट ज़रूर आप देखिए डे लो के आसपास हम वापस पहुंच गए हैं। 22,460 के नीचे का आपको लेवल दिख रहा है, 22,453 का लो है, तो केवल 5 पॉइंट दूर हैं। तो एक बिल्कुल डे लो के आसपास आप देखें तो निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 5, 10, 20 पॉइंट तो आपको बहुत जल्दी से तेज़ी से मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन 22,470 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो हमने तोड़ा। 22,450 किसी तरह से आज हमने होल्ड किया हुआ है अभी के लिए। तो कहाँ हम 22,800 के ऊपर फ्राइडे को बंद हुए थे, और 22,453 ये फिलहाल एक लेवल है जो कि लो के रूप में हमने देखा, और 22,450 हमने नहीं तोड़ा है। तो एक आखिरी उम्मीद टाइप से लग रही है कि अगर ये लेवल टूट गया तो फिर गिरावट और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। आइनॉक्स विंड के अलावा जो अगला सवाल हमें मिला है ना मैम, वो है मॉसचिप को लेकर। मॉसचिप को लेकर सुहानी जी का सवाल है, कह रही है कि मॉसचिप की मेरी 215 रुपये की बाइंग है और मेरे पास ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO से होल्ड है, क्या करें प्लीज़ बताइए। सुबह से पूछ रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आपका सवाल तो आ गया सामने। ICICI AMC एंड मॉसचिप, मुझे याद है जब मॉसचिप की अभी पिछले हफ्ते जब बात हो रही थी, तो अब आपने एक सवाल पूछा था मुझे, तो मतलब कि आपके घर में भी ऐसे बोलते हैं क्या कि जो आप एनालाइज करते हैं वैसा हो है? तो मुझे याद आ गया वो वाला स्टेटमेंट आपका इसके साथ में। ऐसे ही पूछ लिया था, मतलब कुछ ऐसा पर्सनल नहीं था कुछ भी। नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो मॉसचिप के बाद जब गिरावट की बात की थी तब आया था वो वाला। अच्छा, चलिए ठीक है। जैसे तो एक बार हमने वो डिफेंस वाला कौन सा स्टॉक था, वो ए से कुछ था जिसमें आपने कहा था 220 का लेवल आ जाएगा। एस्ट्रा माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो, अस्त्रा माइक्रो, हाँ अस्त्रा माइक्रो नाम है उसका। एक्चुअली वो अस्त्रा है, उसको एस्ट्रा हम गलती प्रोनाउंस करते हैं, वो हिंदी का अच्छा, है वो, अस्त्र हिंदी अस्त्र वर्जन करके। माइक्रोवेव अस्त्र के नाम से। अच्छा ओके, ये अच्छी बात बताई हथियार। आपने। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जी जी जी। चलिए मॉसचिप की जो इन्होंने बात पूछा है, देखिए पिछले हफ्ते, अभी ये वीक है, बस इतना ही बता सकती हूँ कि कहाँ तक आ रहा है। मोस्ट लाइकली 120 125 आ रहा है, तो वहां पर एक्यूमुलेट एक बार तो करना चाहिए, वहां डरने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां है लॉस कब। 110 का अगर एफएल मेंटेन भी कर लिया तो कम से कम 150 165 के टारगेट दिख जाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं आएगा, ऐसे वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट फ्रॉम हियर इट इज एट ट्रेडिंग 151.70, 125 इज वेरी लाइकली टू कम। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको वो लॉस देखना है या एग्जिट करना है, और इट इज वीक है। अच्छा, वीक है।
और क्या और आईसीआईसीआई एएमसी एक जी। एक सेकंड, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मतलब इसका क्या मतलब ये हुआ कि जिनको अगर इफ़ एट ऑल ये मॉस्टिप में एंट्री करनी है या फिर सेमीकंडक्टर वाला प्ले करना है तो 125 का वेट करें, गिरावट देखकर इसे थोड़ा ना एक्सटेंड कीजिए, उसे पता चल जाएगा कि कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। अगर इन्होंने 215 रुपये पर लिया हुआ है सुहानी जी ने, तो जाहिर सी बात है ऊपर में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 215 देखा और अभी 150 दिख रहे हैं ना, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है मैम। तो आप कह रही हैं कि 125 नहीं आएगा, तो फिर अभी 25 रुपये के लिए और रुक जाए नीचे? यस, और वो 25 रुपए 150 वाले स्टॉक पे परसेंटेज वाइज ज्यादा है, तो 15 इसीलिए 17% हो जाएगा। करेक्ट, तो इसीलिए सिंस देखिए लोग करते तो अपने मन की ही हैं और करनी भी चाहिए, सुनो सबकी, करो वो जो आपको ठीक लगे या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ठीक लगे आपके लिए, वो करिए। बट मेरी नजर में ये अभी भी वीक है। और मैं ये बात फिर से आपको दोहरा दूं कि पिछले हफ्ते जब बात हो रही थी तो 172 पर था उस समय ये, और तब भी यही बात की थी आपसे कि ये आ रहा है नीचे की तरफ, तो छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। एनीवेज, इट्स अभी भी जगह है, आप चाहे तो निकल सकते हैं। ठीक है। और मैं इस पूरे पड़ाव में मैं पुलबैक्स को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ये मार्केट पुलबैक्स को ट्रेड करने वाली नहीं है। पुलबैक्स सब ट्रेड होते हैं जब आप पहली बार एक सही सपोर्ट पर पहुंच जाए, वहां पर आप पुलबैक जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सही सपोर्ट ही दूर है इनके अभी, तो वो इसीलिए यहाँ पर पुलबैक्स को अवॉइड करने की सलाह है। तो फिलहाल के लिए दैट्स द व्यू। आईसीआईसीआई एएमसी आपके पास में आईपीओ वाले प्राइस से है, आप अभी भी प्रॉफिट में है। सलाह ये है कि अगर आपकी नजरिया 3 महीने से कम की है तो ये समय है कि आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आईसीआईसीआई एएमसी होल्ड करने के लिए भी बोला था, और उसके बाद जो 3000 3200 वगैरह जो भी था वो हो गया, वो टारगेट भी हो गए सेकेंडरी मार्केट में भी। बट अभी के लिए अगर आप लेस देन 3 मंथ के व्यू पर इसको देख रहे हैं कि 3 महीने में क्या ये 3200 या 3500 फिर से आ सकता है, very less chances. So try to exit as of now, and re-entry re-accumulation आप बिल्कुल कर सकते हैं दो कंडीशंस में। या तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट मिल जाए आपको लगभग 2500 के आसपास, 2500 की रेंज में, और एल्स इट्स गिव्स अ ब्रेकआउट अबव 3000 अगेन, तो वहां पर आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा। अभी करंट कंडीशन में वीकनेस दिख रही है कि ये 2500 तक 2400 तक जा रहा है, जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, ये आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोला ना, एक आदित्य बिरला एएमसी को लेकर भी सवाल है निकुल जी का। ये कह रहे हैं कि मैं इसको होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं। प्राइस नहीं बताया उन्होंने किस भाव पर एंटर किया है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या निकल जाना चाहिए इससे। एनीवेज, अगर आपकी बाइंग 840 के ऊपर की है तो निकल जाइए, क्योंकि इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है बहुत दूर, और आपका स्टॉप लॉस है कम से कम 770 का, जो फिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत इसमें कोई रिकवरी भी नहीं दिखने वाली है, और अभी इसमें टाइम है। मतलब कम से कम 3 हफ्ते का समय तो आप मान के चले कि 3 हफ्ते के दायरे पर इसको 780-90 आना है एक बार। और बहुत आपका सवाल आया है तो मैं ये समझ सकती हूँ कि बहुत ज्यादा चला नहीं था ये स्टॉक, 15% के डिस्काउंट पर आपका सवाल आ गया, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप की एंट्री आसपास की है, क्योंकि चीजें समझ में आ जाती है कुछ ना कुछ। तो फिलहाल के लिए या तो स्टॉप लॉस आपको 840 के ऊपर का है तो भी स्टॉप लॉस 840 पे ही रखो। अगर ये निकल जाता है तो आप यहाँ पर तैयारी रखें कि 780 के आसपास ये वापस आ रहा है, वहां पर इसको बिल्कुल खरीद लेना चाहिए, अच्छा स्टॉक रहेगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती है वहां पर। तो 22,000 की जब आप बात करती हैं, 22,000 पर आप कह रही हैं कि कुछ अच्छे शेयरों को देखना चाहिए। ये तो हर किसी को समझ आता है कि एएमसीज के शेयर अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जो म्यूचुअल फंड बिजनेसेस होते हैं वो अच्छा पैसा बना के देते हैं। केस इन पॉइंट वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है ही है, 2165 वाला अभी भी आपको पैसा बना के दे रहा है। तो 22,000 आएगा तो क्या उसमें कुछ एएमसी शेयर भी रखे जा सकते हैं खरीदारी की लिस्ट में? एक दो कोई रख सकते हैं, ओवर वेटेज तो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टॉक्स पे नहीं होना, लेकिन एक दो स्टॉक्स आप जरूर लेकर के चल सकते हैं। जैसे? और वेटेज वाइज समझा, वेटेज वाइज अगर आप जी करते हैं इसके ऊपर बात, वेटेज अच्छा। वाइज आप कोशिश करें तो मतलब 3% से ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टॉक्स को उससे ज्यादा बेटर देखा जा सकता है। तो एक तो यही बन जाएगा आपका आदित्य बिरला एएमसी, फिर इससे ज्यादा अच्छा एक नैम इंडिया जो है ना, निपॉन, वो ज्यादा बेटर लगता है। तो आप उसको देख लीजिएगा, डिस्काउंट में मिलेगा वो थोड़े समय के बाद में, कहीं ना कहीं 750 के आसपास अभी चल रहा है, 818 पर। और जिनको डाउट लग रहा है कि आदित्य बिरला एएनसी नैम इंडिया जैसा बनेगा कि नहीं, प्राइस गिरेगा कि नहीं, दोनों के चार्ट पर सिमिलरिटी देखने की, स्टडी करने की कोशिश करना, दिख जाएगी। तो एक जैसा, इट्स लाइक कि एक ही, नहीं ठीक है वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है,
ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसमें गिरावट की पॉसिबिलिटीज है, आप उसके लिए वेट कर लीजिए। और एक्यूमुलेशन की जब बात आएगी तो नैम इंडिया आप देख सकते हैं, जो कि 750 के आसपास एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच एक डेविल के विव के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई, कह रहे हैं कि हाय संदीप सर, आप एंड विवेक सर दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। अरे ऐसा हमने क्या कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, डेविल के नाम से आईडी, और बातें देखी कितनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनका सवाल है अदानी पोर्ट्स को लेकर। 1384 रुपये के रेट पर अदानी पोर्ट्स हैं इनके पास, अदानी पावर भी हैं, 152 रुपये का प्राइस है। और तीसरा शेयर है इनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि इन्होंने 3300 3300 के भाव पर लिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 35% पैसा और बचा हुआ है। से फॉर एग्जांपल इनके पास 1 लाख है, तो उसमें से ये कह रहे हैं कि 35,000 मेरे पास और बचा हुआ है। मैं एग्जांपल से केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि इतना पैसा मेरे पास एवरेज करने के लिए और बचा हुआ है। तो इन 3 शेयरों में क्या एवरेजिंग करनी चाहिए जिस भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं? अदानी पोर्ट्स में नहीं, और नीचे का भाव आपको मिलने वाला है। आपकी बाइंग कितनी की है अदानी पोर्ट्स में? 1384। 1384 नहीं, आप इस भाव पे एवरेजिंग करेंगे तो फिर आप दोबारा यही बोल ही नहीं पाएंगे कि मेरे पास पैसा बचा हुआ है। ओके। क्योंकि अदानी पोर्ट्स अभी थोड़ा डिक्लाइन की तरफ जाएगा, एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट का भाव ये नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा एवरेज करना भी है तो 1100 के लगभग 10 पॉइंट प्लस माइनस की रेंज हमेशा रखिए जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उतना मतलब डॉट डॉट नहीं पकड़ते, पिन पॉइंट। लेकिन 1100 के आसपास आप थोड़ा बहुत वहां पर एडिशन कर सकते हैं, और गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरने वाला है, समय है इसका, भी आया नहीं है इसका एक्यूमुलेशन जोन। और बाकी आपने जो स्टॉक्स नेटवेब की बात की है, तो नेटवेब में तुरंत एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। इसमें भी आपको, मैं डरना नहीं है, लेकिन 2700 2800 कम से कम में जो आ रहा है इसमें, तो वहां पर एक बार आप, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका माइंडसेट मुझे लगा, तो आप तब चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट नॉट एट द करंट गिवन प्राइस रेंज। रिस्क आपके बाय से सस्ता होना चाहिए, और अच्छा खासा सस्ता होना चाहिए, तब जाकर के एवरेज करने का फायदा है। अदरवाइज फिर वो, उससे अच्छा तो प्रॉफिट पिरामिडिंग करना चाहिए अगर हो तो। बाकी फिलहाल के लिए वेट करिए थोड़े और सस्ते होने का। और अदानी पावर? अडानी पावर 125 पर, उससे पहले नहीं। 125 पर, ठीक है, ओके। तो अदानी पोर्ट्स पे तो एवरेजिंग मत ही कीजिए, अदानी पावर पे 125। ये इत्तेफाक हो गया क्या, अदानी पावर भी और मॉस्टिफ भी 150 के आसपास थे, 25 रुपये और रुक जाइए? दोनों अलग अलग काउंटर है। यस यस, वो तो मोस्टशिप ज्यादा वीक है, मतलब वो एक अलग अलग कैटेगरी का स्टॉक हो गया है। वो उसका इवन वो ज्यादा हाई बीटा भी है। अडानी पावर तो एक डिफरेंट काउंटर हो गया, थोड़ा अलग है, मतलब सभ्य परिवार से है, लेकिन फिर भी नॉटी है, मतलब वॉलेटाइल है, आई मीन टू से। सभ्य परिवार से है लेकिन नॉटी है। द स्टॉक इज फ्रॉम द गुड ग्रुप, बट फिर भी स्टॉक इज वेरी वॉलेटाइल। तो 125 तो आएगा एक बार, तब आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। मैं ये सब चीजें पता है थोड़ा इसलिए बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि एक लेमैन को समझ में आए वो एक्चुअल नेचर ऑफ द स्टॉक और इंडस्ट्री और सेक्टर वट एवर इट इज। इसलिए क्योंकि वो चीजें क्लिक हो जाती हैं लोगों को जल्दी से। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। पूनम राजहंस जी कह रही हैं कि जीएमआई रिपोर्ट्स बाय कर रखे हैं 100 रुपये के रेट पर। अब बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड, सिंपल होल्ड, नो मोर एडिशंस। गुंजाइश है भी नहीं, और समय बहुत लगेगा। 3 साल से पहले मुझे नहीं लगता कि ये डबल ट्रिपल होने जैसा लग रहा है। तो भरपूरी से होल्ड करिए, और एवरेज करने के बारे में बिल्कुल सोचिए मत। अच्छा, ठीक है। आशु तोमर जी कह रहे हैं कि मैम ओरिएंट ग्रीन पावर लिए हैं, आपके कहने पर लॉस हो रहा है, इसमें क्या किया जाए? स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है ग्रीन पावर, ठीक है। एनीवेज निकल जाइए। ओवरऑल एनर्जी अभी तो ऊपर, अगर आप निफ्टी एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे, एक्चुअली तो अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग निकल जाओ, जितने भी लोग ग्रीन पावर में थे। इट इज ट्रेडिंग एट, हमने बाय किया था इसको 9 रुपए 60 पैसे पर, जहां तक मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ, 9 रुपए 10 पैसे एंड 60 पैसे दोनों प्राइसेस पर, और अभी चल रहा है 8 रुपए 26 पैसे पर। टेक एन अर्ली एग्जिट, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ओवरऑल दिखा रहा है कि अगले 2 या 3 हफ्ते कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे, और ये सेक्टर थोड़ा सा भी कमजोरी को एक्सपीरियंस करने वाला है। टू बी स्पेसिफिक प्रिसाइज विद नंबर, तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स अभी 35,183 के आसपास चल रहा है,
और 34,500 और 34 तो आ ही रहे हैं, ये मिनिमम है। तो उसके हिसाब से एनर्जी में पोजीशन हल्की करनी चाहिए, तो निकल जाएगी फिलहाल के लिए। ओके, ठीक है, निकल जाना चाहिए फिलहाल के लिए। इस बीच नीलेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि अंबाला मैम मेरे पास मझगांव डॉक है, गार्डन रीच है और कोचिन शिपयार्ड में लॉन्ग टर्म में से देखा जाए तो कौन सा शेयर अच्छा रहेगा, फ्रेश एंट्री किस पर लिया जा सकता है? GRSC, मजडॉक एंड एक और स्टॉक था कोचिन शिपयार्ड। कुछ। ओके, कोचिन आ गया 1200। ऑल राइट, फिर भी तीनों में से तो देखिए आज की डेट में कुछ भी खरीदने लायक नहीं है। व्हाई आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट, व्हाई आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट, बिकॉज अभी निफ्टी डिफेंस ओवरऑल अगर आप बात करेंगे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मरीन, स्काई एंड एवरीथिंग, तो इसमें अभी प्रेशर है 5 से 7%। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स टूटने वाला है, तो ये स्टॉक्स अभी और टूटेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको भाव अगर एडवांस में बता के रखने वाली बात है तो कोचिन शिपयार्ड पर आप थोड़ा सा क्लोज वॉच करना शुरू बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें कि 1,000 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस रखिएगा। 1200 पर चल रहा है, 20% तक लगभग और टूट सकता है। वहां पर आप इसमें चाहें तो लॉन्ग टर्म की एडिशन कर सकते हैं। इन तीनों काउंटर में से जो सबसे ज्यादा रिकवरी पहले दिखाएगा 1,000 रुपए के भाव की अगर बात करूं, मतलब टूटने के बाद वाला, वो मेरे ख्याल से कोचिन शिपयार्ड होगा। मतलब इन तीनों में से GRSC, कोचिन शिपयार्ड और ये मझगांव डॉक में से कोचिन शिपयार्ड के चार्ट सबसे मजबूत है, लेकिन और 20% गिरने दें, 1,000 रुपए के आसपास खरीदारी शुरू करें। यस, क्योंकि इसमें गिरावट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, बाकियों में तो अभी और एक्सटेंड होगा व्यू। तो बाकी दोनों का क्या करें फिर, इनको अवॉइड करें? बिल्कुल अवॉइड की लिस्ट में रखिएगा। और GRSC की अगर मैं बात करूं तो 2,000 पे चल रहा है संदीप जी। 1,400 1,500 तो आराम से आ रहा है, आराम से आ रहा है। उतने मुझे नहीं लगता कि किसी को रोक, मतलब चलो देखते हैं एवरेज कर लेंगे ना, मुझे आई डोंट थिंक, आई नो, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग वहां तक अपनी पोजीशन को क्यों होल्ड करना चाहिए। तो बाकी आप लोग फिर भी अपने डिसीजंस लीजिए। तो उस हिसाब से मैम अगर डिफेंस इंडेक्स 5 से 7% और गिरना है, मतलब ये टाइम डिफेंस शेयरों में पैसा लगाने का नहीं है? अभी नहीं है, ये डिफेंस में हल्का होने का समय है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने 10 दिन, मतलब सेकंड वीक है, मैंने कुछ सेक्टर्स के नाम गिनाए थे कि कहां पर पोजीशन हल्की रखनी है या फिर नहीं रखनी है। मेटल बोला था, ऑटो बोला था और डिफेंस बोला था। और बाकी मतलब यहाँ से तो बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हो रहा है। और दूसरी बात कि अब इसके बाद में जो अब दूसरा नंबर आएगा वो एनर्जी का आने वाला है, और थोड़ा बहुत आप देखेंगे फार्मा का रहेगा, और एक और सेक्टर है ये आपका, मतलब एनर्जी एंड फार्मा तो है ही है, और थर्ड सेक्टर आपका जो कंटिन्यूएशन में जाएगा वो ऑटो ही है, जो थोड़ा कंटिन्यूएशन में सेलिंग प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से आप कह रही हैं कि एक तो डिफेंस में हल्के हो जाइए, मेटल में हल्के रहिए, और आने वाले समय में एनर्जी, फार्मा और ऑटो पर भी प्रेशर आ सकता है। यस, कंटिन्यूएशन। नो, एनर्जी मतलब ऑल्टरनेट एनर्जी या फिर जो तेल गैस वाले स्टॉक्स हैं ज्यादा? ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, जो स्टॉक्स आप ऐसे देखिए कि जो स्टॉक्स अभी चल चुके हैं उन स्टॉक्स में होगा ये सब। तो जैसे मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं, जैसे ऑल्टरनेट एनर्जी में चले थे, एथर एनर्जी चला था, वारी चल गया थोड़ा सा, तो जो चल गए वहां पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट जैसे कुछ स्टॉक्स है जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर उभर करके आए लेकिन चले नहीं है, कोल इंडिया उतना खास अभी चला नहीं, वहां पर मजबूती आपको दिख सकती है। ONGC में आपको एक सस्टेनेबल मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है। सो इट्स डिपेंड कि कौन सा स्टॉक आपके सामने है, उसके ऊपर ही एक्शन आपको लेना है। आपको मतलब एप्पल टू एप्पल तो देखना ही है। ये जो व्यू है ये आपको सेक्टर एनालिसिस में काम आना, इस पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है, ताकि आपको, कुछ लोग क्या ETF भी खरीदते हैं, तो आपको वो समझ में आ जाता है इससे।